नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश की नदियाँ या फिर मध्य प्रदेश में वन या फिर मध्य प्रदेश की मिट्टी, तीनों में से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, तीनों में से एक टॉपिक आज स्टार्ट कर ही रहे हैं। हम स्टार्ट करने वाले क्या, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। ठीक है, तो पहले तो ये समझो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नदियों की संख्या बहुत अधिक है। उसका कारण यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कुछ पर्वतमालाएं विद्यमान हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और मैकाल पर्वत श्रृंखला। इन पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। इस वजह से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। चीजें समझ में आ रही है। अब दूसरी चीज ये समझो दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, मध्य प्रदेश की नदियों को कुछ अफवाह तंत्र के आधारों पर विभाजित किया गया है। अफवाह तंत्र का अर्थ क्या होता है, पहले इस बात को भी समझे। अफवाह तंत्र वह होता है दोस्तों, एक ऐसी बहुत बड़ी नदी जो सीधे समुद्र या फिर सागरों में जाकर गिरती है, और अब वह बड़ी नदियों की कुछ सहायक नदियां होगी, तो उन सहायक नदियों को अफवाह तंत्र कहा जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि गंगा नदी कहाँ गिरती, तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी में। लेकिन गंगा नदी में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो जाकर मिलती है। तो एक बड़ी नदी के साथ उनकी जितनी भी सहायक नदी है और वह जिन जिन क्षेत्रों में प्रवाहित करती है, उन सभी क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा, अफवाह तंत्र कहा जाएगा। जैसे गंगा नदी में चंबल नदी उसकी सहायक नदी है। अच्छा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। तो यमुना नदी किस अफवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती, तो आप बताओगे गंगा नदी अफवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। वहीं अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए भी चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताओगे यमुना की। लेकिन यमुना तो सीधे सीधे किसी भी समुद्र में या महासागर में नहीं गिरती है, वह किसकी सहायक नदी है, तो वह भी गंगा की है। तो देखो, चंबल किस में मिली, यमुना में मिली। यमुना किस में मिली, गंगा में, और गंगा जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो यह क्या कहलाता है, गंगा नदी अफवाह तंत्र। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिसका समापन सीधे समुद्र में या किसी खाड़ी में होता है। ठीक है, तो इसी आधार पर दोस्तों मध्य प्रदेश में कुछ अफवाह तंत्र विद्यमान है। जैसे देखो मध्य प्रदेश में जो अफवाह तंत्र है दोस्तों, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है गंगा नदी अफवाह तंत्र। कौन सा, गंगा नदी अफवाह तंत्र। जैसे कि आपको पता भी है कि मध्य प्रदेश की भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ये गंगा नदी है। अब चूंकि सबसे बड़ी नदी है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसका प्रवाह क्षेत्र भारत में सर्वाधिक होगा। अगर प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक होगा तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत से ज्यादातर निकलने वाली नदियां, मैं ज्यादातर बोल रहा हूं, ध्यान रखें दोस्तों, पूरी नदी नहीं, ज्यादातर जितनी नदी होती है वह किस में जाके मिलेगी, गंगा नदी में जाकर मिलेगी। इस वजह से भारत में जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र भी कौन सी नदी बनाती है, तो आप बताओगे गंगा नदी। समझ में आ रहा है, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ सबसे बड़ा अफवाह तंत्र भी बनाती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो अफवाह तंत्र होता है दोस्तों, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। जो नर्मदा नदी है, आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, और कहां पर, खंबात की खाड़ी में इसका समापन होता है। तो देखो, उद्गम होने के पश्चात इसका समापन कहां पर, खंबात की खाड़ी में होता है, गुजरात में। तो इसका समापन सीधे खाड़ी में हो रहा है। यह नदी किसी अन्य नदी में जाकर नहीं मिल रही। इसका अर्थ यह हुआ कि नर्मदा नदी भी एक अफवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। फिर नर्मदा नदी में जितनी भी सहायक नदियां होगी वो किस अफवाह तंत्र के अधीन आ जाएगी, तो नर्मदा नदी अफवाह तंत्र के अधीन आएगी। समझ पा रहे हो। अगला जो अफवाह तंत्र होता है दोस्तों, ताप्ती अफवाह तंत्र। ताप्ती नदी भी आपको पता है मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई से निकलने के पश्चात यह भी कहां पर, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अरे गिरती है नहीं भाई, तो यह भी किसी नदी की सहायक नदी नहीं है। इस वजह से ताप्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण यह भी प्रस्तुत करेगी। चीजें समझ में आ रही है। जो चौथा अफवाह तंत्र होगा दोस्तों, गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी अफवाह तंत्र, देखो जो गोदावरी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से। कहां से, महाराष्ट्र से उद्गम होता है, और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। कितनी, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। और मध्य प्रदेश के दक्षिणतम क्षेत्र से कुछ नदियां ऐसी है जो किसमें जाकर मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मध्य प्रदेश में गोदावरी नदी अफवाह तंत्र भी पाया जाता है। चीज समझ पा रहे हो। देखो अगला जो अफवाह तंत्र है दोस्तों, माही नदी अफवाह तंत्र। ये माही नदी क्या है, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है, और फिर राजस्थान से होते हुए ये कहां पर, यह भी
अरब सागर में गिर जाती है। कहां पर गिरेगी? अरब सागर में गिर जाती है। पहले मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान जाती है और राजस्थान के पश्चात कहां? गुजरात, गुजरात के बाद अरब सागर में गिर जाएगी। तो यह इसका भी समापन सीधे अरब सागर में हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह भी अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कौन सी नदी? माही नदी। अगली नदी होगी दोस्तों महानदी। कौन सी? महानदी। देखो महानदी का जो उद्गम होता है यह छत्तीसगढ़ से होता है। कहां से होता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ से होता है। और छत्तीसगढ़ आपको एक पठार मैंने आपको बताया होगा अमरकंटक का पठार। तो अमरकंटक के पठार की एक ऊंची चोटी भी अमरकंटक है ना। आप जो मैकाल पर्वत श्रृंखला पढ़ते हो तो मैकाल पर्वत श्रृंखला में मैकाल पर्वत श्रृंखला से नर्मदा नदी निकलती है, साथ ही में सोन नदी भी निकलती है और एक जोहिला नदी निकलती है। लेकिन इसका कुछ विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है और छत्तीसगढ़ से निकलती है कौन सी नदी? तो महानदी। अब महानदी में भी मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी नदियां हैं जो महानदी में जाकर मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मध्य प्रदेश में महानदी अपवाह तंत्र भी पाया जाता है। क्या इस बात को समझ पाए आप लोग? अब क्वेश्चन यह आ गया कि मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र है, तो आप बताओगे कुल 5 अपवाह तंत्र है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। अगर क्वेश्चन यह आ गया कि चंबल नदी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो आप बताओगे गंगा नदी अपवाह तंत्र का उदाहरण है। चीज समझ पा रहे हो? चले अब देखो मध्य प्रदेश की नदियां हम पढ़ रहे हैं, उसमें अपवाह तंत्र हमने पढ़ लिया। सबसे पहला अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा नदी अपवाह तंत्र। पहला अपवाह तंत्र कौन सा है दोस्तों? गंगा नदी अपवाह तंत्र। और अब हम गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोग लिख लेंगे। चलो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में समझिए। देखो जो गंगा नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहां से होता है? तो जब मैं आपको भारत की नदियां पढ़ाऊंगा तो गंगा नदी का वास्तव में उद्गम होता नहीं है। ठीक है, ये भागीरथी और अलकनंदा नामक 2 नदियों के संगम से बनती है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियों के संगम से बनती है गंगा नदी। और अगर फिर भी आप पूछोगे भाई किस राज्य से निकलती है, तो आप बताओगे उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड से। जब उत्तराखंड से, अब देखो उत्तराखंड तो भाई हिमालयी राज्य हुआ ना, वहां पर तो हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत ऊंचाई अधिक होने के कारण यहां पर ग्लेशियर है। यहां पर क्या है? हिम है। और इस हिम के पिघलने से ही, ग्लेशियरों के पिघलने से ही इस नदी का उद्गम होता है। समझ पाए आप लोग? अब चूंकि इसका उद्गम हिम से होता है, बर्फ के पिघलने से होता है, अर्थात यह जो नदी होगी यह सदा नीरा का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। सदा नीरा का अर्थ यह होता है दोस्तों, एक ऐसी नदी जो वर्ष भर इसका पानी समान रहता है, वर्ष भर इसका पानी कभी सूखेगा नहीं। चीज समझ पा रहे हो? ठीक है, ऐसी नदियों को सदा नीरा कहा जाता है। और उत्तर भारत की जितनी ज्यादातर नदियां हैं, इन्हें सभी नदियों को हम क्या कहेंगे? सदा नीरा कहा जाएगा। ठीक है, तो जो दोस्तों गंगा नदी अपवाह तंत्र के अधीन मध्य प्रदेश की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी अपवाह तंत्र में शामिल होगी, तो मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों का नाम लूंगा। और साथ ही में जब ये मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी नदियां मैं पढ़ा रहा हूं, इनमें की भी बहुत सारी छोटी सहायक नदी है, तो इन नदियों के माध्यम से मैं आपको छोटी नदियां भी बता दूंगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में गंगा नदी अपवाह तंत्र के अधीन कुछ 3 मुख्य नदी है, जिसके अंतर्गत पहली नदी पढ़ते हो दोस्तों आप लोग चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। दूसरी नदी पढ़ेंगे दोस्तों बेतवा नदी। और तीसरी नदी होगी सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। इनके अलावा भी और भी मुख्य नदियां हैं, लेकिन वो छोटी नदियां हैं, तो हम इन नदियों की सहायक नदियों के माध्यम से उन्हें पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो नदियां हैं, ये नदियां किस में जाकर मिलती है, तो आप बताओगे यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। किस में जाकर मिल जाएगी भाई? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और गंगा नदी का पानी कहां पर गिर जाता है? गंगा नदी का पानी गिरता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो जो गंगा नदी अपवाह तंत्र है, इसमें 3 मुख्य नदियों की चर्चा की हमने। एक पढ़ी हमने चंबल नदी, एक पढ़ी हमने बेतवा नदी, एक पढ़ी हमने कौन सी? सोन नदी। ठीक है, अब इन नदियों की चर्चा करते हैं। तो पहली नदी उठाएंगे हम। पहली नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। हेडिंग लगाओगे भाई आप लोग चंबल नदी। हेडिंग क्या लगाओगे? चंबल नदी। चलो देखो चंबल नदी के बारे में क्या मुख्य विशेषता है, चंबल नदी के बारे में आइए पढ़े। देखो दोस्तों जो चंबल नदी है ये इंदौर से इसका उद्गम होता है। कहां से? इंदौर से।
इंदौर से। इंदौर में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है जाना पावा। जाना पावा, जाना पावा की पहाड़ी दोस्तों, और ये जो जाना पावा की पहाड़ी है ये विंध्य पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। विंध्य पर्वतमाला। देखो जो चंबल नदी है इसका उद्गम होता है इंदौर के जाना पावा की पहाड़ी से, और जो जाना पावा की पहाड़ी है दोस्तों यह विंध्यन पर्वत का एक भाग है। तो जाना पावा की एक जो पहाड़ी है वहां पर एक बिंदु है जिसका नाम रखा गया है वांगचू बिंदु। नाम क्या होगा? वांगचू बिंदु। यहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो इंदौर से इसका उद्गम होता है दोस्तों। इंदौर के बाद यह कुछ हद तक धार में जाती है। धार में जाती है। धार के बाद रतलाम, ठीक है। रतलाम के बाद दोस्तों मंदसौर और नीमच होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां पर? राजस्थान में प्रवेश करती है। तो आप यहां पर देख पाओगे कि जो चंबल नदी है धार, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए कहां जाएगी? राजस्थान में जाएगी दोस्तों। और इसके पश्चात यहां पर देखें, यहां पर मध्य प्रदेश के वापस से 3 जिलों से की सीमा बनाती है। यहां पर हो जाएगा आपका, देखो यहां पर आ जाता है मुरैना, भिंड और यहां पर श्योपुर। देखो श्योपुर, मुरैना, भिंड मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड, इन जिलों से प्रभावित होते हुए यह यमुना नदी में दोस्तों इटावा के पास मिल जाती है। इटावा कहां मिलेगा आपको? यूपी में। इटावा कहां मिलेगा? यूपी में। समझ पा रहे हो आप लोग? तो चंबल नदी जो है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम कहां से हो जाएगा? इंदौर के जाना पावा की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला के अधीन आती है? तो आप बताओगे विंध्यन पर्वतमाला के अधीन आती है। और जाना पावा की पहाड़ी में एक पॉइंट है, एक बिंदु है जिसे हम कहते हैं वांगचू बिंदु। वहां से उद्गम होगा किसका? चंबल नदी का। अब फिर चंबल नदी इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात दोस्तों वापस से पुनः ये क्या करेगी? मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करेगी? ना आंसर क्या जाएगा भाई इसका? चंबल नदी। देख भी पा रहे होंगे आप लोग। अच्छा, अब क्वेश्चन यह आ गया कि भाई जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश और राजस्थान का किस मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है? कहां पर करती है? या कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनके मध्य सीमा रेखा बनेगी? तो आप बताओगे श्योपुर, मुरैना, भिंड। चीजें समझ में आई क्या आप लोगों को? और क्या मुख्य विशेषता होगी? तो दोस्तों जो चंबल नदी है, चंबल नदी एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी है। अगर प्रथम सबसे बड़ी नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है। समझ पा रहे हो आप लोग? अब देखो चंबल नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस बात को समझ पाए आप लोग? ठीक है, दूसरी मुख्य विशेषता यह हो जाएगी दोस्तों एमपी और राजस्थान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है कौन सी नदी? चंबल नदी। अगर चंबल नदी के अन्य नाम की चर्चा करें दोस्तों तो धर्मावती, कामधेनु, चर्मावती और रतिदेव। ठीक है, इसके 4 मुख्य अन्य नाम होंगे, धर्मावती, चर्मावती, कामधेनु और रतिदेव। यह चंबल नदी के अन्य नाम भी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब देखो अगली चीज समझना दोस्तों, जो चंबल नदी है, चंबल नदी इंदौर, धार, रतलाम और मंदसौर नीमच होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। तो दोस्तों मंदसौर में, कहां पर? मंदसौर में एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। इस पर क्या बनाया गया है? एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। इसका नाम है दोस्तों गांधी सागर बांध।
ठीक है, नाम क्या होगा, गांधी सागर बांध। तो अगर चंबल नदी के बांध की चर्चा करें दोस्तों, तो एक बांध हो गया गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध की एक विशेषता समझना दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की प्रथम नदी परियोजना है। मध्य प्रदेश की प्रथम नदी परियोजना कौन सी है, गांधी सागर बांध है दोस्तों, 1960 में बनी थी। कब, 1960 में। तो मुख्य विशेषता है क्या है, एमपी की प्रथम नदी परियोजना कब बनी थी, 1960 में, 1960 में बनी थी। वही अगर क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि भाई भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी, तो आप बताओगे दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में बनी थी, है ना। दामोदर नदी आपको पता है ना, कहां से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती, झारखंड के, ठीक है, और फिर ये पश्चिम बंगाल होते हुए कहां पर किसकी सहायक नदी हो जाती है भाई, दामोदर नदी। तो जब गंगा नदी की आप सहायक नदी, जब गंगा नदी का जब की आप वितरिका पढ़ोगे, तो गंगा नदी दो भागों में वितरित हो जाती है, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में, और एक वितरिका में जाकर मिलती है कौन सी नदी, तो आपकी ये छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदी। समझ पा रहे हो आप लोग। चले, अब देखो 3 विशेषता हमने पढ़ ली, क्या अन्य विशेषता और कुछ है, बिल्कुल। अगर गंगा, ये चंबल नदी की लंबाई की चर्चा करो, लंबाई, तो लंबाई दोस्तों 965 किलोमीटर है। लंबाई टोटल कितनी है, 965 किलोमीटर होगी, ठीक। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य विशेषता क्या है चंबल नदी की, ध्यान से समझना। जो चंबल नदी है दोस्तों, जब यह श्योपुर, मुरैना, भिंड पहुंचती है, तो यहां पर बहुत अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करती है, मृदा को काट देती है। तो सबसे अधिक मृदा का अपरदन, सबसे अधिक मृदा का अपरदन कौन सी नदी करती है मध्य प्रदेश में, तो आपका आंसर आएगा चंबल नदी। कहां पर करती है, तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, इन वाले क्षेत्रों में भाई। अब यहां पर क्या होता है, देखो मृदा अपरदन के पश्चात यहां पर क्या होता है, बहुत प्रकार के खड्डों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, खड्डों का, खड्डों का। एक खड्डों को दोस्तों बीहड़ भी कहते हो, बीहड़, ठीक है। और जो बीहड़ है, खड्डे, यहां पर दस्यु लोग रुकते हैं, दस्यु या इसी को आप डाकू कह सकते हो, ठीक है। आपने पाम सिंह तोमर एक मूवी देखी होगी, वहां पर आपने, या फिर फूलन देवी एक मूवी देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर नक्सलाइट क्षेत्र, यहाँ पर इसी के बारे में बनी हुई है कि कैसे यहाँ पर घाटी क्षेत्र में लोग छुपते हैं, पुलिस से छुपते हैं, और किस तरह से फिर वहां के लोगों के क्षेत्र में, वहां के या क्षेत्र में क्या करते हैं ये लोग, अत्याचार करते हैं। चीजें समझ रहे हो। तो यहां पर दस्यु और डाकू रुकते हैं कहां पर, खड्डों पर या फिर बीहड़ पर, ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक, इन 3 जिलों में भी सबसे अधिक कहां पर मृदा का अपरदन होता है, तो मुरैना में, सबसे अधिक मुरैना में मृदा अपरदित करती है कौन सी नदी, चंबल नदी। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक। अन्य विशेषता और कुछ बचे क्या, बिल्कुल। अब देखो जो चंबल नदी है दोस्तों, चंबल नदी मृदा का अपरदन करती है, इसलिए यह भारत ही के साथ साथ मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो अवनलिका अपरदन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अवनलिका अपरदन का उदाहरण प्रस्तुत कौन सी नदी करती है मध्य प्रदेश में और भारत में, तो आप बताओगे चंबल नदी। कौन सी नदी दोस्तों, चंबल नदी। देखो अब हमने बात की थी भाई गांधी सागर बांध कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना भी है। पर मध्य प्रदेश की प्रथम नदी परियोजना कब बनी थी, 1960 में। दूसरी बात समझना दोस्तों, यहां पर 2 बांध और है, 2 बांध और है, ठीक है। एक है गांधी सागर बांध, गांधी नहीं, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और एक है राणा सागर बांध, ठीक है। ये किसके किनारे, कोटा, राजस्थान का कोटा किस नदी के किनारे, तो आप बताओगे चंबल नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे भाई, चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी में दोस्तों एक जलप्रपात भी है, यहां पर एक जलप्रपात भी है, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। किस नदी में है, तो आप बताओगे किस नदी पर है भाई, चंबल नदी पर है।
चीजें समझ में आ रही। तो ये चंबल नदी के बारे में मुख्य विशेषता हो गई। अब हम चंबल नदी की कुछ सहायक नदियों की चर्चा अगर करें तो चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां दोस्तों, जिसके अंतर्गत सिंध नदी, काली सिंध नदी, इसके बाद क्षिप्रा नदी, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की। आने वाले समय में हम अगले लेक्चर में चंबल की सहायक नदियों और अन्य नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।